डियर। चलिए आपको पढ़ना है डियर मिडिल ईस्ट एशिया। डियर आपको पढ़ना है मध्य एशिया, मध्य एशिया, मध्य पूर्व एशिया, मिडिल ईस्ट एशिया, मध्य पूर्व एशिया। यानी डियर क्या कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट एशिया। ठीक है डियर। कितने देश आते हैं इसमें, सिपरा कितने आते हैं, 17 आते हैं। वेरी गुड डियर। आइए शुरुआत कहां से करेंगे। देखिए डियर आपका एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, मित्रों बताइएगा आप लोग थोड़ा भी अलर्ट हो जाए, बताएं एशिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा है। रिम्पी आप बता दें एशिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला। पेनिनसुला माने जानते हैं क्या होता है, हिंदी मीडियम के हैं लोग, प्रायद्वीप होता है, प्रायद्वीप। तो आप बताइए अंकित मौर्य आप ही बताइए एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। अरब प्रायद्वीप। और अरब प्रायद्वीप में मित्रों कितने देश हैं, 7 देश हैं। तो बहुत सही बता रहे हैं, आजकल मेहनत कर रहे हैं लग रहा है। डियर बहुत अच्छा, अरब प्रायद्वीप में 7 देश हैं, बहुत अच्छा बताया आपने। और डियर खाड़ी देश कितने हैं, खाड़ी देश यानी गल्फ कंट्री आपका 8। कितने हैं डियर, 8। गल्फ कंट्री कितने हैं, 8। चल अब आइए इसमें शुरुआत करते हैं। कहां से शुरुआत होगी डियर, टर्की से होगी। और मिडिल ईस्ट एशिया में जापान मैंने बता दिया है, आप नहीं आए होंगे आप डियर। और चलिए जो छूटा होगा फिर बताइएगा, बताएंगे। ये आपका मित्रों पढ़ना है आपको टर्की से, या इसको तुर्की भी कहते हैं, या जो भी टर्की या तुर्की। तो आपको टर्की पढ़ना है, या इसको हिंदी में, इंग्लिश में तो ऐसे तुर्की भी लिखा होता है, हिंदी में आपका तुर्की। तुर्की के बारे में आपको पढ़ना है डियर। तो ये देखिएगा, पहले आपको पता होगा ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी पहले डियर, कौन, ये आपका टर्की। टर्की आपका ऑटोमन साम्राज्य की, ऑटोमन एम्पायर की कैपिटल थी पहले टर्की। ऑटोमन एम्पायर इतना बड़ा था डियर, बहुत ज्यादा बड़ा था। अब यहाँ पर मेरे पास वो मैप नहीं है, मैं उसको डिजिटल दिखा पाऊं, बट ऑटोमन साम्राज्य बहुत बड़ा था। ऑटोमन साम्राज्य मित्रों आप हमको बताइए, देखिए ये सब ऑटोमन साम्राज्य था, ये सब पूरा आपका ऑटोमन साम्राज्य था। और ऑटोमन साम्राज्य के लोग आपका भारत पर आक्रमण किए हैं या नहीं, तो किए हैं। ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य में मित्रों पहले जो है ये अफगानिस्तान वाला जो हिस्सा था ना, ये सब आपका ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। और आप बताइए महमूद गजनवी या गौरी ये सब कहाँ के रहने वाले थे, ये अफगानिस्तान के रहने वाले थे। अफगानिस्तान पहले ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। और महमूद गजनवी या गौरी ये सब भारत पर आक्रमण किए थे या नहीं किए थे, किए थे। इसलिए मित्रों महमूद गजनवी को तुर्क शासक कहा जाता है। क्या, तुर्क शासक, इनको क्या कहते हैं, तुर्क शासक कहा जाता है। तो मित्रों आप हाड़ी कोई बात नहीं, गोइट, अच्छा अच्छा चलिए डियर आगे बढ़ेंगे। क्या हुआ डियर, इतिहास समझिएगा। ये ऑटोमन साम्राज्य को तोड़ने के लिए क्या किया, अरब देशों ने, सऊदी अरब ने ब्रिटेन से आपका हाथ मिला करके और ब्रिटेन को इधर से लड़ा दिया और अपने भी खुद लड़ा। तो ब्रिटेन ने इसको ऑटोमन साम्राज्य को तोड़ने में एक अहम भूमिका निभाई, क्योंकि आपको पता है
ये जो ब्रिटेन है वो आपका पूरे वर्ल्ड पर राज किया है। आपको पता है कि ब्रिटेन आपका अमेरिका पर भी शासन किया है डियर, हर बहुत सारे दुनिया के हर देशों पर शासन किए हैं। और यूरोप आपका, अगर पूरे वर्ल्ड में जितने भी महाद्वीप हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई डेवलप्ड या विकसित महाद्वीप है तो वह है यूरोप, जो पूरे वर्ल्ड पर राज किया है। और अभी भी आपका बहुत ज्यादा डेवलप्ड है यूरोप डियर। और एक चीज है कि छोटे छोटे देश हैं लेकिन काफी आपका विकसित है मित्रों। और आगे बढ़ेंगे डियर, और आगे बढ़ेंगे तो अगला कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। हम तुर्की की बात कर रहे हैं और डियर तुर्की के बारे में और जानिएगा। ये डियर तुर्की जो ऑटोमन साम्राज्य है, ऑटोमन साम्राज्य की उस समय राजधानी हुआ करती थी कुस्तुनतुनिया। आपने नाम सुना होगा कुस्तुनतुनिया। इसे आज जो है इस्तांबुल कहा जाता है, कुस्तुनतुनिया। देखिए अगर मैं अलग से कहीं मैप बनाऊं तो शायद आपको दिखे डियर, उसमें तो इतना छोटा होगा, थोड़ा सा हमें कठिनाई होगा। आइए मैं बनाता हूं ऐसे। देखिए यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ ये सब आपका दिख रहा होगा, ऐसे दिख रहा है डियर ना डियर, दिख रहा है, बहुत अच्छा डियर। थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं तो और दिखेगा डियर, ठीक है, दिख रहा है ना डियर, सही है। और मित्रों यहाँ पर जो है ये वाला हिस्सा, आप बताइए ये जो 3% वाला हिस्सा है, ये 3% देखिए टर्की जो है ना वह दोनों महाद्वीपों में बटा है। टर्की का थोड़ा सा हिस्सा जो है 3% हिस्सा, जिसको कुस्तुनतुनिया ऑटोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, कौन, कुस्तुनतुनिया, इसको आज नया नाम देते हैं इस्तांबुल। इस्तांबुल इसी का नाम है। 3% जो टर्की वाला हिस्सा है जो यूरोप में आता है उसी को कहते हैं आज आप क्या, इस्तांबुल। और इस्तांबुल वाला हिस्सा को थरेस भी कहा जाता है, थरेस। और डियर ये जो 97% हिस्सा है डियर, इसको आप अंतोलिया कहते हैं। क्या कहते हैं डियर, अंतोलिया। मित्रों अंतोलिया की राजधानी अंकारा हुआ करती है। ये अंकारा, अंकारा ये इसकी राजधानी जो अंतोलिया, अंतोलिया इज द पार्ट ऑफ टर्की और 97% पार्ट ऑफ टर्की कंटेन बाई आपका अंतोलिया। मित्रों अगर आपको कभी प्रश्न आए कि अंतोलिया का पठार किस देश में, आप बताइएगा टर्की में है। अंतोलिया का पठार, प्लेट्यू ऑफ अंतोलिया इज लोकेटेड और सिचुएटेड इन आपका टर्की डियर, ठीक है। और टर्की मित्रों या तुर्की वह उसका 30% जो इस्तांबुल है, जो ऑटोमन साम्राज्य के समय आपका कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता था, वह आज आपका इस्तांबुल है। और वह 3% हिस्सा मित्रों इस समय यूरोप के अंतर्गत आता है। और ये जो 97% अंतोलिया है, दिस इज द पार्ट ऑफ एशिया, इसलिए मित्रों इसको एशिया माइनर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, एशिया माइनर। और जो टर्की का ये 97% हिस्सा है जिसको आप अंतोलिया कहते हैं डियर, ये जो है इसकी जो कैपिटल है या इस भाग का जो हेडक्वार्टर या कैपिटल है, गवर्निंग पॉइंट, वो आपका अंकारा है। क्या है, अंकारा। एक बात और, इसके अलावा इसमें स्पेशल क्या है जानिएगा, इसको आप एशिया माइनर भी कहते हैं, इसको आप एशिया माइनर भी कहते हैं। एक बात और है डियर कि डियर इसका जो है ना आपका, यहां पर नीचे जो एक सागर पाएंगे, यहां पर सागर, इस सागर का नाम है मरमरा सागर। कौन सा सागर, मरमरा सागर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। और जो टर्की के ऊपर जो सागर है
ये आपका काला सागर है मित्रों। कौन सा सागर है? काला सागर। ये ऊपर जो है काला सागर है और नीचे आपका मरमरा सागर है। ये मरमरा सागर ही आपका इस 3% वाले हिस्से को ये आपका अंतोलिया से अलग करता है और इन दोनों के बीच एक जल संधि, जानते ही हैं, जल के दो बड़े समूहों को जोड़ने वाला समुद्र का एक सकरा जो मार्ग होता है उसको जल संधि कहते हैं। और जल के दो समूहों को जोड़ने वाला चौड़ा मार्ग जो समुद्र का होता है उसको चैनल कहते हैं। और जल संधि को स्ट्रीट भी कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? स्ट्रीट। लेकिन चैनल जो होता है उसका अंग्रेजी नाम भी चैनल होता है और हिंदी नाम भी चैनल होता है। लेकिन जल संधि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं डियर? स्ट्रीट कहते हैं। अब अंशिका आप बता दीजिए एक प्रश्न कि डियर दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि का नाम क्या है? जो आपको पड़ेगा, हिंट हम बता देते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। उसमें एक ग्रीनलैंड है, आपको पता है ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड और आपका कनाडा के बीच वह सबसे चौड़ी जल संधि है। क्या नाम है डियर? डेविस जल संधि। रीजन क्या होता है मित्रों? ये देखिए, यही है अंशिका, ये क्यों आपका इतना चौड़ा होने के बाद नॉट लिस्टेड इन चैनल? बिकॉज इसमें छोटे छोटे समुद्री द्वीप हैं, वह छोटे छोटे हैं, वह बीच बीच में उभरे हुए, इसलिए इसको चौड़ा भले है लेकिन इसको जल संधि कहा जाता है। और पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व की ये आपका जल संधि एक दिन हम पढ़ाएंगे आपको स्पेशल, पूरा जल संधि पूरे वर्ल्ड का पढ़ाएंगे। और याद रखिएगा एक क्वेश्चन जल संधि से अवश्य आता है। कोई भी अच्छी सी एग्जाम देने जाएंगे, एक क्वेश्चन जल संधि आपका यूपी टेट में भी पूछा था। अभी तस्मानिया के पास वाला जो है, अलग अलग आपका न्यूजीलैंड के पास, तो पूरे विश्व का जो भी है मैं आपको सबको बताऊंगा क्लियर। लेकिन आप एक बात जरा यहाँ सुनिएगा और देखिएगा, ये जो मित्रों ग्रीनलैंड है ना, यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, यानी बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज ग्रीनलैंड मित्रों। और ग्रीनलैंड की खासियत क्या है कि यह आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में भौगोलिक रूप से है, लेकिन यह राजनीतिक रूप से यूरोप का हिस्सा है। क्यों हिस्सा भैया? क्योंकि इस पर डेनमार्क का कब्जा है और डेनमार्क इज द कंट्री ऑफ यूरोप। और यूरोप में डेनमार्क है, यहां पर आपको देखेंगे डेनमार्क, और डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी है, कैपिटल है कोपेनहेगन। अब कोई भी कंट्री जो अपना गवर्निंग करता है वह अपनी राजधानी, उसकी राजधानी देखा जाता है किस महाद्वीप में? तो कोपेनहेगन जो है ये डेनमार्क वाला ये हिस्सा ये यूरोप में आता है, इसलिए ग्रीनलैंड इज द पार्ट ऑफ यूरोप। एज ए पॉलिटिकली बट राजनीतिक रूप से ग्रीनलैंड को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक द्वीप माना जाता है। और एक बात और जानिएगा, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है। बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज द ग्रीनलैंड। लेकिन मित्रों यह भौगोलिक रूप से अगर पूछा जाएगा कि किस महाद्वीप में आता है, आप बताएंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। और यहाँ जो पिंक कलर का देश है वह है कनाडा। तो कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में जो चौड़ी जल संधि है यह पूरे विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। लेकिन यह ऑब्जेक्शन बनता है कि ये चौड़ी है, तो फिर वाई नॉट कॉल्ड आर नॉट लिस्टेड इन चैनल? बिकॉज इसके बीच में इतने सारे कटक, या कटक है ना डियर, इसको रिज कहते हैं, बाद में उस पर बताएंगे। चल आगे बढ़ते हैं, टर्की की बात हम कर रहे हैं। तो मित्रों टर्की का दो हिस्से में बटा है और ये काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने वाला
समुद्र का जो पतला सा मार्ग है ना, उसको बॉस्फोरस की जल संधि कहते हैं। अगर आपको प्रश्न आएगा यूरोप और एशिया को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है, तो एक ही जल संधि ये है, बॉस्फोरस की जल संधि। जैसे मैं आपको लिखवाया हूँगा कभी आपका, तो अलग अलग कौन पहाड़ अलग करता है, कौन नदी अलग करती है। पहाड़ में मैंने आपको बताया होगा यूराल पर्वत, और कौन नदी अलग करती थी, यूराल नदी, और कौन जल संधि अलग करती है तो भी बताया हूं। तो डियर आप समझिएगा, और एटलस जरूर आप लोग सब लोग खरीद लीजिए, लेकिन एटलस किसी भी स्टूडेंट को, प्रतियोगी परीक्षार्थी के पास अवश्य होना चाहिए। उससे आपको क्वेश्चन हर हाल में बहुत सारे मिलेंगे आपका, और वो पढ़ लिया तो डन हो जाएगा। डियर सुनिए, मरमरा सागर और काला सागर को जोड़ने वाली जल संधि है बॉस्फोरस की जल संधि। ये बॉस्फोरस की जल संधि ही आपका अलग करती है किसको, टर्की या तुर्की को, दो हिस्सों में। एक हिस्सा ऊपरी जो 3% जिसको थरेस भी कहते हैं या इस्तांबुल भी कहते हैं, जो आपका पहले ऑटोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जिसका उस समय नाम था कुस्तुनतुनिया। और मित्रों ध्यान से सुनिएगा, ये जो अंतोलिया है, तुर्की का सबसे बड़ा भाग जो 97% है, जिसको आप अंतोलिया कहते हैं। अंतोलिया की राजधानी क्या है, तो अंकारा बताएंगे। और कभी अगर पूछता है अंतोलिया का पठार कहां पर स्थित है, तो बताएंगे आपका तुर्की में स्थित है। साफ साफ बताइएगा। एक उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, एक तुर्की में एक झील है, ये आपका, इसका नाम आपको याद होगा, सबसे अधिक लवणता वाली झील, यानी विश्व की वह कौन सी झील है जिसका पानी समुद्र से भी ज्यादा खारा है, समुद्र से भी ज्यादा खारा है, वान लेक। बहुत अच्छा डियर, वान लेक, ये आपका कभी जिंदगी में मत भूलिएगा, वान लेक। लेक माने झील, अंग्रेजी लिख दिया मैंने। वान लेक ये विश्व की सबसे अधिक लवणता यानी सॉल्टी जो लेक है वह वान लेक। और वान लेक मित्रों आपका किसमें स्थित है, टर्की तो दो हिस्सों में बटा है, इस्तांबुल यानी थरेस वाले हिस्से में है या अंतोलिया वाले में, तो अंतोलिया वाले हिस्से में है। और अंतोलिया वाले हिस्से में ही आपका अंतोलिया का पठार भी है मित्रों। तो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं ये सारा कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा। और डियर इस्तांबुल में एक मस्जिद थी मित्रों, इस्तांबुल में एक मस्जिद थी, और टर्की के जो इस समय आपका बादशाह हैं उनका नाम है तैमुल अर्दोगान। तो वह डियर उन्होंने वहां पर एक मस्जिद थी हाया सोफिया, उस मस्जिद को पहले आपका, फिर बाद में उसको चर्च में कन्वर्ट कर दिया गया था कि भाई मस्जिद है विवादास्पद रहेगी, चलिए। फिर बाद में जब तैमुल अर्दोगान आए तो उन्होंने पुनः उसको आपका मस्जिद में कन्वर्ट करा दिया, और हाया सोफिया। ये मस्जिद कहाँ है मित्रों, साफ साफ बताइएगा, कहां पर है, इस्तांबुल में है। कहां पर है, इस्तांबुल में है। मित्रों एक बात मैं बताऊं आपको, मुस्लिम देशों में सबसे पावरफुल अगर कोई कंट्री है तो वह टर्की या तुर्की। हाँ, पाकिस्तान के पास एक चीज है, एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान के पास एटॉमिक पावर है, तुर्की के पास एटॉमिक पावर नहीं। लेकिन तुर्की जो है ना, पाकिस्तान से इकोनॉमिकली आपका बहुत एडवांस, हथियारों में बहुत आगे, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे। पाकिस्तान बस चोरी से परमाणु बम बना लिया, और पाकिस्तान परमाणु बम हासिल कैसे किया, यहाँ का एक जो है वैज्ञानिक था, ये सब हमेशा जो है जानते हैं, वो फ्रांस में साइंटिस्ट अब्दुल कादिर, और वही फ्रांस में लैब में था
जहां परमाणु बम का जो रिसर्च सेंटर था, तो पूरा चेक उक करके उसको भेजा था। अब्दुल कादिर जो वैज्ञानिक था पाकिस्तान का, उसको चेक उक करके भेजते थे आप, जाइए, गया, उसमें सारा परमाणु बम का रिसर्च चल रहा है। भाई दिमागवा तो आपका उसका था ना, दिमागवा तो निकाल के नहीं ना कि चलिए लैब में जा रहे दिमाग निकाल दीजिए, फिर आए लैब से दिमाग डाल दीजिए। मोबाइल वोबाइल नहीं ले जा पाते थे, दिमाग में जो आते, जो उनके डाटा सब आता था वो आ करके रूम पर पूरा उसको नोट करते थे। अब पूरी टेक्नोलॉजी को उन्होंने क्या कर लिया, चुरा लिया और आ करके पाकिस्तान में परमाणु बम बनाया। इतना नहीं, परमाणु बम जब पाकिस्तान ने बना लिया तो भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया तो उसके थोड़े ही दिन बाद पाकिस्तान भी कर लिया। अब इसके बाद अमेरिका ने बैन लगा दिया। जब बैन लगा दिया दोनों देशों पर, तो भारत की अर्थव्यवस्था तो किसी तरह से, भारत के लोग जो विदेशों में नौकरियां करते थे उनसे चल गए, लेकिन पाकिस्तान की जब नहीं चली तो ये आपका चोट्टा भेज दिया इसको टेक्नोलॉजी। उत्तर कोरिया का जो आपका था किम जोंग उन पगला, उसको बेच दिया। उसको इसी ने बेचा है। किसने बेचा है? पाकिस्तान ने बेचा, टेक्नोलॉजी बेच दिया उसको। अब वो जानते ही सन की शासक है, वह सबको हड़काता है। अभी दक्षिण कोरिया को हड़काता है ज्यादा। इसलिए मित्रों, पूरी दुनिया की सबसे विवादित सीमा रेखा जो है 38वीं समानांतर रेखा है, जो जिन दो देशों के बीच में है वह आपका उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया का जो पगला शासक है किम जोंग उन, वह दक्षिण कोरिया को ऐसे नहीं हड़काता है, इसको कहता है कि अगर तुम कुछ करोगे तो मैं जापान पर फोड़ दूंगा। जापान कहता है अरे भाई शांत हो जाओ, तो ये इसको शांत कराता है डियर। और चाइना से तो डरता है वो आपका, और डियर चाइना से थोड़ा मिला हुआ है, तो जापान को वह बहुत ज्यादा आपका मतलब हमेशा आपका थ्रेट करता रहता है। और दक्षिण कोरिया एक अच्छा देश है डियर मित्रों। दक्षिण कोरिया से भारत के अच्छे संबंध हैं, और दक्षिण कोरिया की ही एक कंपनी है सैमसंग, जो मित्रों इलेक्ट्रॉनिक चीजों के रूप में भारत में लोग जानते हैं, बट आपका उससे भी ज्यादा कारोबार करती किसमें? रियल एस्टेट में। इसलिए मित्रों दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में ये बनाया गया किस कंपनी के द्वारा? सैमसंग। आगे मित्रों बढ़ेंगे, उसके नीचे एक देश मिलेगा आपका, देखिए साइप्रस। उसके नीचे ये भूमध्य सागर में एक छोटा सा देश है साइप्रस। देखिए छोटा सा देश है, भूमध्य सागर में एक देश मिला कि नहीं मिला? मिला, छोटा सा देश है और इसकी राजधानी निकोसिया है। साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया। कंट्री का नाम जरूर लिखिएगा, जितना भी पढ़ते जाइएगा, देश, कंट्री, स्पेशल पॉइंट्स, फिर शाम को आप नोट्स इसका ओपन करके पूरा नोट्स बनाया करिए, तब जाकर के कठिन परिश्रम के बाद आप जब पहुंचेंगे एग्जामिनेशन हॉल में सारे प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। ऐसे इतिहास भी पढ़ा करिए, मेरे प्रश्न तो आपको याद ही हो जाएगा, समय समय पर थोड़ा रिवाइज करते रहिए। साइप्रस मित्रों, साइप्रस मित्रों यूरोपीय यूनियन का सदस्य है। आपको पता होना चाहिए यूरोपीय यूनियन का एक क्या है? सदस्य। और इतना ही इसने कर्ज लिया है कि कर्ज की जाल में पूरी तरह से लग गया है। अब ये आपका कर्ज से मुक्त होना इसके लिए काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। साइप्रस का हालात बहुत खराब है इकोनॉमिकली, और यह यूरोपीय यूनियन का सदस्य है, इसलिए ये सब इसको बराबर पैसा देते रहते हैं। और साइप्रस आप टर्की के नीचे और सीरिया के बगल में समुद्र में एक छोटा सा आइलैंड टाइप में देश है, जिसकी राजधानी क्या है? निकोसिया। तो साइप्रस आपको याद रहेगा। साइप्रस का बस इतना याद रखिएगा, यह कर्ज से दबा हुआ देश है, लेकिन ये आपका
है तो एशिया में मित्रों, लेकिन ये आपका यूरोपीय यूनियन का क्या है, मेंबर है, सदस्य, उससे आपका अच्छा खासा पैसा लेता रहता है सीरिया। और इसकी राजधानी है दमिश्क। दमिश्क ऐसे लिखेंगे, कैपिटल है इसका दमिश्क, ये आधा मूर्धन्य स है, दमिश्क। अलग अलग है, कुछ भी लिखिए बस। दमिश्क इसकी राजधानी। ये आपका डियर सीरिया जो है एक मुस्लिम देश है आपका यहाँ, और यह क्या है डियर, एक मुस्लिम देश है। एक बार की बात है, बिंदुसार भारत के राजा थे, तो सीरिया के जो बादशाह थे वह यहाँ से शराब मंगवाया, शराब पीते थे। और ये भारत वाले तो जानते ही हैं, पहले से ही आपका भारत में सब कुछ बनता है। और इसके अलावा और एक अंजीर आपका एक फल होता था, वो भारत से मंगा करके सीरिया के बादशाह खाया करते थे। इसके बाद बिंदुसार से यहाँ से इन्होंने शिक्षक का डिमांड किया कि हमें आपका हमारे देश को एक अध्यापक भी दीजिए, मतलब अध्यापक दीजिए, एक नहीं, मतलब जितना भी भेज सकते। तो भारत के जो शासक थे बिंदुसार, उन्होंने इस बात को स्वीकारा नहीं कि भाई शिक्षक एक देश की प्रमुख अमानत होती है, कृपया हम शिक्षक नहीं देंगे, दारू शराब जितना कहिए आप ले जाइए, आपका खूब पीजिए आपका, डियर कोई बात नहीं। तो डियर अजाते मुस्लिम शासक हैं पहले आपका वहां पर बहुत ज्यादा, डियर ये सब चीजें आपका। और इसमें एक चीज हुआ क्या डियर, करीब करीब डियर आपका यहाँ पर कुछ साल पहले आपने सुना होगा सीरिया के बारे में, यहाँ पर खूब लड़ाई हुआ, और इतनी लड़ाई हुआ डियर यहाँ पर। पहली बात की यहाँ एक डिक्टेटरशिप शासक थे आपका बशर अल असद, यहाँ पर बशर अल असद ये आपका नाम है डियर। ये यहाँ के जो तानाशाह शासक जिसको आप कहेंगे वही थे। इन्होंने क्या किया, रसिया के फेवर में एक काम करते थे। बस आ गया अमेरिका, शीत युद्ध, कोल्ड वार के दौरान, ये डियर आपका शीत युद्ध की बात नहीं, ये अमेरिका भी हाल ही की बात है। शीत युद्ध तो आपका डियर वो उधर ही चला, शीत युद्ध की बात नहीं। अमेरिका आपका यूएसए ने एक विद्रोही संगठन को खड़ा कर दिया, विद्रोही संगठन। और अमेरिका जानते हैं डायरेक्ट रसिया पर आक्रमण नहीं करता था, रसिया के सेना को ही नहीं मारता था, और न रसिया ने यूएसए को मारा। इसी बीच में यहाँ पर एक हिस्सा था, इस हिस्से में, इधर वाले हिस्से में कुर्दिस्तान था। तो कुर्दिस्तान से आपका कुर्द, वहां के रहने वालों को कुर्द कहा गया, एक कुर्द आ गया। तब तक इराक एंड सीरिया में एक आतंकवादी संगठन पैदा हो गया था, ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ISIS का फुल फॉर्म होगा इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। इसकी शुरुआत इराक में हुई थी और ये पूरा इराक और सीरिया में लेकर के पूरा फैल गया। अब ये क्या किए, ISIS मारता था इसको, ये रसिया मारता था इसको, विद्रोहियों को, और ISIS को कुर्द मारता था इसको, सब एक दूसरे को पूरा इतना बम्बार्डमेंट किए आपका सीरिया पर। सीरिया की तस्वीर आप देखेंगे, पूरा एकदम कबाड़ा बना दिया आपका डियर, पूरा आपका सीरिया को क्या बना दिया, कबाड़ा। इस समय मित्रों दुनिया में सबसे सस्ती अगर कोई शहर है, सस्ती, तो वह आपका डियर है कौन, सीरिया की दमिश्क, जो राजधानी, बहुत सस्ती। क्योंकि आप जानते हैं इतना वहां लड़ाई हुआ कि आज की डेट में वहां पर कोई जाने को तैयार नहीं। कौन जाएगा वहां पर,
वहां पर 2 रुपए में खाना मिल जाता है, भरपेट भोजन, सोच लीजिए आपका। लेकिन वहां पर डेयर इतना लड़ाई झगड़ा हुआ, इतना सब मारे। ISIS का देखा ही आपने अंत कैसे हुआ। अमेरिका ने ड्रोन हमले में उसका जो बगदादी था तानाशाह शासक, उसको ड्रोन हमले में मारा। और ड्रोन हमले में जब मार दिया तो पहचान कैसे किया कि वह वही। तो बड़ा वो कोई फोरेंसिक्स डिपार्टमेंट के तहत आपका कोई चीज, उसका कोई कपड़ा था, उससे मिलान किया तो उसका मतलब वैसे पहचाना आपका, क्योंकि ड्रोन हमले में वो बम से पूरा उड़ा दिया और अंदर आपका एक गुफा बना करके रहता था, तो पूरे गुफा को ही उड़ा दिया, डेड बॉडी पूरी आपका तहस नहस हो गई। तो उसको फिर आपका पुष्टि किया। तो ये आपका यहाँ पर सीरिया में इतना लड़ाई चला, इतना लड़ाई चला। मित्रों, एक तस्वीर आपका कुछ साल पहले आई थी। एक छोटा सा लड़का था और सीरिया इतना तबाह हो गया देश कि यहाँ के लोग नाव पर बैठ करके अन्य देशों में आपका जाने लगे। और एक नाव पर ऐसे ही बैठकर एक परिवार जा रहा था और जा रहा था समुद्र में। अचानक कोई तूफान आया और उसका बच्चा जो है गिर गया, नाव पलट गई, बच्चा गिर गया। तो माँ बाप को तो पता नहीं चला, लेकिन वो बच्चा आपका एकदम पूरा शर्ट पहना था, हाफ पैंट, जूता, मोजा, मतलब सब कुछ लगा हुआ ड्रेस, और समुद्र की लहरें उसको मार करके किनारे कर दी थी। अब समुद्र के किनारे वो बच्चा ऐसे ही आपका लेटा हुआ पड़ा था। वो तस्वीर पूरे विश्व में वायरल हुई। इंसानियत के खिलाफ बताइए उस बच्चे का क्या जुर्म। एक बच्चा जो पैदा हुआ और एकदम छोटा बच्चा था, इतना मतलब जैसे नहीं होता 1 2 3 में पढ़ने वाले बच्चे, 1 2 में छोटा बच्चा एकदम गोरा सा था, एकदम आपका समुद्र के किनारे। क्योंकि समुद्र में आपको पता है कि समुद्र का पानी का डेंसिटी ज्यादा होता है, और वैसे भी कोई आदमी का जब डेड हो जाता है तो उसके डेड बॉडी आपका हल्की हो जाती है, तो वह लहरें आपका उसको मार करके किनारे कर देते हैं। तो ये भी आपका है। तो ये आपका सीरिया एक देश है जिसके बारे में आप जानिएगा, पूरा एकदम समझिए इस तरह से पूरी तरह से बर्बाद हो गया सीरिया। अब जाकर के जब देखिए, जानते हैं रीजन क्या होता है। रसिया और अमेरिका ये दोनों देश ऐसे हैं जो हथियार बेचने वाले देश हैं। तो हथियार बेचने वाले देश कैसे हथियार बेचेगा, आपको लड़ाएगा। तो इन्होंने क्या किया, हर देशों में अब यहाँ पर जानते ही हैं सब आपका मुस्लिम शासक है, और वहां के लोग ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं। उनके पास अपनी बुद्धिमत्ता जो है जितना भी रहती है आप समझ ही रहे हैं, और वह आपका उसका फायदा उठा लेते हैं। ये सब दोनों आपका USA और आपका रसिया, ये दोनों फायदा उठा करके उनको खूब बेवकूफ बनाते हैं और वहीं पर एक विद्रोही संगठन अपना खड़ा कर देते हैं, फिर और कर देते हैं। क्योंकि कोई भी हथियार बेचने वाला देश वह डेफिनेटली चाहेगा वहां शांति न हो, और ये लड़ाई खूब लंबे समय तक खींचा। आप देखिए वहां पर सीरिया की तस्वीरें देखिए, सब बिल्डिंग मकान सब तबाह हो गए। इराक में भी वही हाल हुआ। इराक में आपको पता है सद्दाम हुसैन वहां के शासक हुआ करते थे, वो भी तानाशाह शासक थे सद्दाम हुसैन, लेकिन फिर भी अपने देश को अच्छी तरह से चला रहे थे। और फिर अमेरिका आया वहां पर कई बार जांच करने के लिए और आरोप लगाया इराक पर कि वह जो है रासायनिक हथियार रखा है। ऐसे करते करते आपका सद्दाम हुसैन के खिलाफ जंग छेड़ दिया। अब इस जंग के बाद आपका पूरे इराक पर उसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और इराक में क्या है, तेल कुआं है, तेल कुओं पर कब्जा किया, वहां से तेल निकाला, अपने देश को भेजा। और फिर बाद में उसके 5-6 महीना बाद जब लड़ाई समाप्त हो गई तो सद्दाम हुसैन को एक खेत में एक फार्म हाउस था, वहां पर एक अंडरग्राउंड छोटा सा मकान था, जमीन के अंदर 10 बाई 10 का कमरा था। उसी में सद्दाम हुसैन को किसी खुफिया विभाग से उसने पता कर लिया और गए सब वहां पर, और वहां पर कोई आपका ऐसी बेहोश वाली गैस छोड़ दी
ताकि वो गैस गई आपका बेहोश कर दी सद्दाम हुसैन को। तो उसके पास AK-47 और कुछ करोड़ रुपए डॉलर के रूप में मिले और फिर उसको निकाला। फिर आपका 7-8 महीना केस चला करके सद्दाम हुसैन को फांसी दे दिया। तब से आपका जो है फिर वहां पर सौंपा वहीं के लोगों को, लेकिन पूरे इराक को क्या कर दिया, तबाह कर दिया। तो उसका उद्देश्य होता है इन देशों का अपना हथियार बेचना, डियर। आगे सीरिया के बारे में बताया डियर। सीरिया के अलावा आगे बढ़ेंगे, उसके नीचे आपका आएंगे तो एक देश मिलेगा आपका लेबनान मिलेगा। देखिए नीचे लेबनान नीचे एक देश है लेबनान मिला डियर। लेबनान उसके नीचे जस्ट है। आपको पता होगा लस्सी, एक ट्रिक बताया था, लस्सी जम गई। तो ये आपका ट्रिक है इजराइल के पड़ोसी देश। ये आपका लस्सी जम गई इसमें हो जाएगा लॉ से लेबनान, सौ से सीरिया, जो से जॉर्डन और मो से आपका मिस्र। गई से कोई मतलब नहीं, गई तो गई। डियर लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, मित्रों ये 4 देश जो है ना वह इजराइल के सीमावर्ती देश, आप याद रखिएगा। और फिलिस्तीन तो है ही है। वास्तव में इजराइल कोई देश है ही नहीं, उसकी कहानी हम बताएंगे बाद में, टाइम तो आज कम है। कैसे इजराइल की उत्पत्ति हुई, कैसे इजराइल को आपका वहां पर स्थापित किया गया, उस सब के पीछे थोड़ा इतिहास है, इतिहास को हम बताएंगे। लेकिन यहाँ पर आप यही जानिएगा इस चीज को कि ये आपका जो है इजराइल के पड़ोसी देश। वास्तव में इजराइल जो आज जहां पर है वहां पर पहले हुआ करता था फिलिस्तीन। और फिलिस्तीन को ही आपका कैसे आधा बांट करके और ये सब ब्रिटेन वाले हमला करके और उसको बांट करके और वहीं पर आपका बसा दिए यहूदियों को। मित्रों पूरे विश्व में यहूदियों का एकमात्र देश है इजराइल। अगर कोई भी व्यक्ति यहूदी धर्म का होगा तो दुनिया के किसी भी कोने में वह रहेगा, लेकिन उसको नागरिकता इजराइल की प्राप्त होगी। और मित्रों सबसे ज्यादा तेज दिमाग चलता है किसका? यहूदियों का। यहूदियों का दिमाग सबसे ज्यादा तेज होता है। और मित्रों आइंस्टीन अब क्या थे? यहूदी थे। और एक प्रश्न और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि यहूदियों का जो पूजा स्थल होता है, मान लीजिए हिंदू का पूजा स्थल मंदिर होगा, मुस्लिम का पूजा स्थल मस्जिद होगा, ईसाई का पूजा स्थल चर्च होगा, और यहूदियों का पूजा स्थल को क्या कहते हैं? सिनेगाग कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेगाग। सिनेगाग पूजा स्थल किसका है? यहूदियों का। आगे बढ़ेंगे डियर तो हम आपको बताएंगे इजराइल के संदर्भ में डियर, लेकिन इजराइल से पहले लेबनान को जानिएगा। और लेबनान की कैपिटल है बेरूत। लिखिएगा लेबनान की कैपिटल क्या है? बेरूत। मित्रों बेरूत एक बंदरगाह भी क्या है? एक सी पोर्ट है। और ये लेबनान का सबसे बड़ा और एक प्रमुख बंदरगाह वही है। कौन? बेरूत। बेरूत एक समुद्र के किनारे है, बंदरगाह भी है और लेबनान की कैपिटल है। और वहां पर मित्रों कुछ साल पहले वहां पर वहीं पर अमोनियम नाइट्रेट का एक भंडारण किया गया था, उसमें हो गया ब्लास्ट। बहुत ज्यादा लोग आपका उसमें मारे गए थे। घटना आपका पहले हुआ था कुछ दिन पहले, वर्ड कई बार कंपटीशनों में पूछा। अमोनियम नाइट्रेट का वो भंडारण किया गया था, सरकार की तरफ से ही किया गया था, किसी कारणवश वहां पर विस्फोट हो गया। और लेबनान में ज्यादातर किस धर्म के लोग रहते हैं? तो लेबनान की जो राजधानी बेरूत है वहां पर ईसाई धर्म के लोगों की अधिकता है।
मतलब वहां पर और भी धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रहते हैं तो कौन? बेरूत में। अगर ज्यादा मात्रा में और देशों की तुलना में, जितने भी मुस्लिम देश है उनकी तुलना में अगर ये देखा जाए तो ये आपका लेबनान की कैपिटल बेरूत में ईसाई की संख्या आपका बहुत ज्यादा है। तो मित्रों आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक्स, जय हिंद।